डेली डेली जो है पढ़ के आना है। सब किन्हीं को जो होमवर्क मिलता है उससे एक तरफ क्वेश्चन सेट करते हैं और एक तरफ जो अभी पढ़ाते हैं यानी अभी पढ़ते हैं डेली के डेली उससे क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने कब नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने कब नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी? तो यह 1901 में। माने नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई तो कब कहेंगे? 1901 में। फिर है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 में किस शहर में हुआ था? तो स्टॉकहोम शहर जो कहाँ पड़ते हैं? स्वीडन की राजधानी है तो स्वीडन में पड़ेगा। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? 1867 में। W.B. इट्स ने गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किए तब जाकर के 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया रविंद्रनाथ टैगोर को। तो यह W.B. इट्स ने गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद कब किए थे? 1910 में। 10 में ना, 13 में ही अनुवाद हुआ था। अच्छा, किताब आया था 10 में, तब है क्या ऐसा? तो 13 में अनुवाद हुआ अंग्रेजी में, है ना? 10 में हुआ ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 ही होगा। ठीक है, मतलब 10 में अनुवाद हुआ और 13 में कोई बोल रहे थे कि अनुवाद हुआ, तो ऐसे कैसे? हम पढ़े थे 10। लगता है कि पढ़ा हुआ हमको 10 दिन 15 दिन हो गया, कहीं पहले ही लिखे हैं क्वेश्चन को। इसको हम अरे अभी नहीं लिख रहे हैं, इसको छुट्टी था तो उसी समय लिख लिए थे। विविध का जितना सभी हम कितना कितना वर्क देना है वो काम पहले कर लिए थे। आई डेली जो पढ़ते हैं ये तो फिक्स नहीं ना है कि एक दिन में कितना पढ़ेंगे, इसलिए इसको हमको डेली लिखना है। जहाँ तक पढ़ाई हुआ रहेगा उतना ही से क्वेश्चन सेट होता है, और ये फिक्स नहीं है डेली की इतना ही पढ़ाएंगे। कभी कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो सकता है। तो 1910 में W.B. इट्स ने गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद कब किया? 1910 में। और कहेंगे कि इनको पुरस्कार मिला 1913 में। फिर इधर से आ जाइए, 1979 में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया। 1979 में एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभिजीत विनायक बनर्जी को। तो आंसर 10 का ए हो जाएगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिए गए। अब आना है आगे के क्वेश्चन में। प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए उनका नाम क्या है और किस क्षेत्र में? यहाँ लिख दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया 1930 में सीवी रमन को। 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये प्रथम अर्थशास्त्रीय भारतीय जिनका नाम है अमर्त्य सेन। प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया वह कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर है। फिर है, कैलाश सत्यार्थी को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2014 में दिया गया। मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था और कैलाश सत्यार्थी को भी। PS न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 2002 में कि 1 में कि 3 में कि 2020 में? तो कहेंगे 2001 में। PS न्यायपाल को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेंकट रमन रामकृष्णन को प्रोटीन निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य के प्रणाली की खोज के लिए कब नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए? वेंकट रमन रामकृष्णन को।
तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में वेंकट रमन रामकृष्णन को प्रोटीन का निर्माण करने वाली राइबोसोम की संरचना और कार्य करने वाली प्रणाली की खोज के लिए कब पुरस्कार दिए गए, तो कब कहेंगे, 2009 में। महात्मा गांधी को कितना बार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित की गई थी, घोषणा की गई थी, तो 5 बार। याद है ना सब किन्हीं को? 1937, 38, 39, 47 और 48 में। अर्थशास्त्र को नोबेल में कब जोड़ा गया? दिया नहीं, जोड़ा गया कह रहा है। तो जोड़ा गया 67 में और दिया गया होता तो 69 में। राइबोसोम की संरचना के लिए वेंकट रमन रामकृष्णन को राइबोसोम की संरचना के लिए कब दिया गया? तो कब दिया गया? 2009 में। ठीक तो है, 2009 में ना दिया गया। अब आगे हम लोग देखेंगे वेंकट रमन रामकृष्णन को दिया गया पुरस्कार कब? 2009 में। अब आ जाइए आप, द्वीप, ज्वार भट्टा और वायुमंडल, जो कि हम लोग एक तरफ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एक तरफ बीवी, तो ज्योग्राफी से अब क्वेश्चन है। किस द्वीप को अग्नि का द्वीप के नाम से जाना जाता है? अग्नि का द्वीप कहते हैं आइसलैंड को। याद है ना सब किन्हीं को? अभी तुरंत पढ़े हैं। जापान के नागासाकी टापू जो है, वह जापान के नागासाकी जो है किस द्वीप पर अवस्थित है? तो यह नागासाकी क्युंशु द्वीप पर अवस्थित है। हिरोशिमा नहीं कह रहे हैं, टोक्यो थोड़ी कह रहे हैं, ओसाका थोड़ी कह रहे हैं, नगोया थोड़ी कह रहे हैं। ये सब कहते तो होता होन्सु, ठीक है ना? ये कह रहे हैं नागासाकी, तो क्युंशु द्वीप पर अवस्थित है। क्युंशु द्वीप कौन हो जाएगा? सी। प्रशांत महासागर के चौराहा किसे कहते हैं? हवाई द्वीप समूह को कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड द्वीप है। सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना देश कौन है? इंडोनेशिया है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो। साउथहैम्पटन कहाँ पड़ता है, जहां प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? यह ब्रिटेन में पड़ता है, जहां 4 बार प्रतिदिन ज्वार आते हैं। कल पढ़े थे इसको। सुलावेसी द्वीप किस देश में अवस्थित है? इंडोनेशिया में अवस्थित है सुलावेसी। डियागो गार्सिया किस महासागर में अवस्थित है? तो यह मालदीव के नीचे है। और मालदीव पड़ता है कहाँ? हिंद महासागर में। कहेंगे हिंद महासागर। ऑप्शन है क्या हिंद महासागर? तो बी में हो जाएगा। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भट्टा नवास्कोसिया जगह में आता है। ये नवास्कोसिया पड़ता कहाँ पर है? कनाडा में पड़ता है। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता ये जावा द्वीप पर अवस्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो ये है होन्शु द्वीप पर अवस्थित। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बोर्नियो है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बोर्नियो है। इलिसमेरे द्वीप किस देश में अवस्थित है? इलिसमेरे द्वीप किस देश में अवस्थित है? कनाडा का द्वीप है इलिसमेरे। बैफिन 5वां नंबर, बैफिन। इलिसमेरे 9वां, ग्रेट विक्टोरिया 10वां। याद है सब किन्हीं को? तो ये सब टापू 3 गो बड़े बड़े टापू है कनाडा के। बैफिन, इलिसमेरे, विक्टोरिया द्वीप। सामान्यतः वृहत ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच का अंतर 7 दिन का होता है। सप्तमी के शुक्ल पक्ष और सप्तमी के निम्न ज्वार और चतुर्दशी 14वां दिन उच्च ज्वार। तो अंतर कै दिन के हो गया? 7 दिन के हो गया। फारस की खाड़ी में अवस्थित एकमात्र टापू वाला देश कौन है? कतर की, बहरीन की, यूएई की, यमन। तो
फारस की खाड़ी में अवस्थित एकमात्र टापू वाला देश बहरीन है। वायुमंडल में आर्गन गैस का प्रतिशत कितना है? आर्गन गैस का प्रतिशत 0.93% है, यानी आंसर सी हो जाएगा। ऋतु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेटेरोलॉजी कहते हैं, यानी आंसर हो जाएगा बी। कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक है इन सबों में? तो इन सबों में हीलियम, मीथेन, नियॉन, हाइड्रोजन। तो हीलियम ना, हीलियम नहीं पढ़े थे सभी को? 0.0002। लुजोन द्वीप किस द्वीप में अवस्थित है? लुजोन फिलीपींस, लुजोन फिलीपींस, फिलिस्तीन, फिनलैंड, हाँ फिलीपींस, समझ रहे हैं ना? फिलीपींस पड़ता है एशिया में, तो फिलीपींस के ऊपरी टापू को कहते हैं इसी देश के लुजोन। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगुना होता है, पढ़े थे कल ज्वार भट्टा में। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पवनों की शक्ति मिलती है? पवन में शक्ति किसके कारण? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? यह 128 किलोमीटर तक। विक्टोरिया द्वीप किस देश में अवस्थित है? कनाडा, इंडोनेशिया, जापान की मलेशिया। तभी पढ़े ना इंग्लिश मेरे, विक्टोरिया बैफिन कहाँ है? कनाडा में। विश्व की सबसे ऊंची ज्वार भट्टा कहाँ अवस्थित है? तो वहीं कनाडा में पढ़े थे। कौन जगह? नवास्कोशिया जगह। विश्व की वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो इसको पढ़े 0.0005, सी नंबर मैंने लास्ट वाला। जलवाष्प का 90% भाग कितने किलोमीटर तक अवस्थित है? मात्र 8 किलोमीटर तक जलवाष्प 90% है, और ऊपर 10% में जलवाष्प है, 8 किलोमीटर ऊपर। सुमात्रा द्वीप किस देश में अवस्थित है? सुमात्रा द्वीप किस देश में अवस्थित है? तो यह सुमात्रा जो द्वीप है यह इंडोनेशिया में अवस्थित है। कहाँ हो जाएगा बताइए तो? इंडोनेशिया। जावा, सुमात्रा, सुलावेसी, बोर्नियो, ये सब कहेंगे कहाँ है? इंडोनेशिया में। महासागरों में ज्वार भट्टा के लिए उत्तरदायी कौन है? तो पृथ्वी का केंद्रीय बल कि सूर्य का गुरुत्वीय बल? तो दोनों ऑप्शन है लास्ट में, तो लास्ट वाला हो जाएगा कौन सी? दोनों, दोनों हो जाएगा। कौन सा गैस पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपरागम्य है? कौन सा गैस पृथ्वी से परावर्तित होने वाले परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपरागम्य है? तो CO2। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, पढ़े नहीं है, सब वायुमंडल में पढ़ना है, समझ रहे हैं ना? सूरज से उस सूरज से जो सूरज की किरणें आती है तो वो किरण में गर्मी वाला भी अवरक्त किरण होता है। हम लोग को गर्मी लगता है सूरज के किस किरण के कारण? अवरक्त विकिरण के कारण। सूरज में 3 प्रकार की किरणें आती है, एक दृश्य विकिरण, एक अवरक्त विकिरण, एक पराबैंगनी विकिरण। समझ रहे हैं ना? दृश्य, अवरक्त और पराबैंगनी। तो अवरक्त विकिरण के कारण हम लोगों को गर्मी महसूस होता है या गर्मी लेके आता है। तो अवरक्त विकिरण जब वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड आराम से जाने देता है। अब उसी उष्मा से जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो कोई भी गर्म चीज से अपने आप विकिरण निकले लगता है, कोनो गर्म चीज से। तब ना आग के पास बैठते हैं तो हम लोग को दाह लगता है, तो विकिरणे निकलता है तो दाह लगता है। बात समझ रहे हैं ना? तो पृथ्वी गर्म हो जाता है सूरज के प्रकाश से, तब पृथ्वी से भी पृथ्वी गर्म हो गया तो एकरो से विकिरण निकले लगेगा। तो इससे जो विकिरण निकलता है ना, इसको कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा ही नहीं देता है। ये गुण है कार्बन डाइऑक्साइड, कितना भयंकर गुण है समझ लीजिए। उष्मा आवे देगा और पृथ्वी से उष्मा जावे नहीं देगा, इसीलिए तो ये खराब गैस है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पृथ्वी पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा? जब उष्मा ऊपर नहीं जाए देगा था
फिर जितना उष्मा आता है उतना उष्मा छोड़ दिया जाता है ऊपर में। तो जिन्हें जिन्हें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है वो रोकता है, लेकिन बाकी सब किसी तरीके से पार कर देता है। अगर वो ज़्यादा आ जाए तो पृथ्वी पर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, यदि ज़्यादा तो पृथ्वी का वायुमंडलीय टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है कौन सा गैस है जो वायुमंडल का कौन सा गैस वायुमंडल में तेज, अच्छा यही क्वेश्चन है, वायुमंडल कौन सा गैस पृथ्वी के परावर्तित होने वाले, पृथ्वी से जो विकिरण जाता है के लिए अपरागम्य है, माने जावे न देता है, रोक देता है, तो वो कौन हो जाएगा? CO2। ठीक है, CO2 है ना लिखा हुआ। वायुमंडल का कौन सा गैस वायुमंडल में तेजी से वस्तुओं को जलाने से बचाता है? तो कौन है? नाइट्रोजन। जलाता है ऑक्सीजन, जलाने से बचाता है नाइट्रोजन। वायुमंडल में कुल द्रव्यमान का 99% भाग कई किलोमीटर तक है? 32 किलोमीटर तक। किस तट के निकट छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को स्फेरी गार्ड कहते हैं? तो नॉर्वे तट के निकट। बैफिन द्वीप किस देश में है? बैफिन इलिस मेरे विक्टोरिया। ये तीनों क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये कहां पर है? कनाडा में। कालीमंतान किस द्वीप का अंग है? बोर्नियो द्वीप का अंग है। अंकारा का आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो यह जो है धूलकण के कारण। धूलकण नहीं होता तो आकाश का रंग नीला नहीं दिखाई देता। तो इस हिसाब से हम लोग सारी बातों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे की बातें जाननी है वायुमंडल चैप्टर को। तो वायुमंडल में हम लोग पढ़े हैं कंपोनेंट कितना कितना है गैसों का। 99% 99% 32 किलोमीटर तक में है, और नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 और नियॉन 0.002। ठीक है, हीलियम 0.005%, मीथेन 302, क्रिप्टॉन 301, और तब जेनॉन 409, तब हाइड्रोजन 405। माने यहाँ होगा यहाँ होगा। अब ध्यान दीजिए सभी को, अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन के बारे में पढ़ चुके थे, इसमें कोनो रंग ना है नाइट्रोजन गैस के, और ना कोनो महक वहक है, गंध उंध नहीं है, और ना यह जो है स्वाद इसमें है। नाइट्रोजन कोई वस्तु जल रहा है तो उसको भुतावे के काम करता है। ठीक है ना? कौन? नाइट्रोजन। तेजी से जलने से बचाता भी है। वायुमंडल में शक्ति जो है आता है, वायुमंडल में जो शक्ति आता है, हवा में जो शक्ति है, हवाओं में शक्ति जो है वह नाइट्रोजन के कारण है। नाइट्रोजन नहीं होता तो इस हवा में शक्ति नहीं होती। 128 किलोमीटर तक फैला है, जो क्वेश्चन भी था। अब यहां से पढ़ना है। ऑक्सीजन यह जलने में सहायता प्रदान करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई चीज को आप जला नहीं सकते हैं। कोई भी चीज जलता इसलिए कि वहां ऑक्सीजन है। ठीक है ना? ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वस्तु भुता जाएगा। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो हम लोग जीवित नहीं रहते। हम लोगों को ऊर्जा ऑक्सीजन के कारण में मिलता है। आप कहेंगे ऑक्सीजन के कारण ऊर्जा कैसे? वो तो जूस पीते हैं तो ऊर्जा मिलता है, भात खाते हैं तो ऊर्जा मिलता है, खाओ पियो तो ऊर्जा मिलेगा। यही आप कह रहे हैं ऑक्सीजन से ऊर्जा मिलता है। ठीक है ना? तो याद रखिए सभी कोई, ये भात चाहे जूस चाहे कुछ खा रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन जाके नहीं मिलेगा तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा। जितना खाते पीते हैं ना, ये सब पच के आंत में जाके पूरा पच जाता है। मुंह से पचते पचते आंत तक पूरा पच जाता है, आंत तक आते आते, अब पच के ग्लूकोज में सब बदल जाता है। कौन चीज में बदल जाता है? ग्लूकोज में। तो उससे अभी ऊर्जा नहीं मिला, वो तो पचा, अभी थोड़ा ऊर्जा नहीं मिला है उसे।
वो तो उसको पीस पास के जो है छोटा टुकड़ा करके यहाँ तक ला दिया और ग्लूकोज बन गया। अभी ऊर्जा ऊर्जा नहीं मिला। अब वो ग्लूकोज के कण जो है महीन महीन कण हो जाते हैं, आँत सोख के अब ब्लड में देखो दे देता है। वहाँ से ब्लड की नली निकला, हर जगह ब्लड की नली निकला है, आँतों से निकला है। तो आँत खींच के ग्लूकोज को अब ब्लड को दे देता है। समझ में आ रहा है बात है? अब ब्लड अब जो है उस ग्लूकोज को लेकर के पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है, सब जगह तक ब्लड ग्लूकोज को लेकर चल गया। और हर जगह कोशिका है हम लोगों का। शरीर कौन चीज से मिलकर बना है? कोशिका से। जैसे कोई भी तत्व, कोई भी धातु सब परमाणु से मिलकर बने। क्या जी क्या कर रहे हैं? हम इधर पढ़ा रहे हैं, एकदम गप नहीं करना है ना, बातें नहीं करना है, सुनना है। जो बातें आएगा ना उसको लिख लेना है कि छुट्टी के बाद बतिया लेंगे, ठीक है ना? तो अपने नहीं लगेगा कि नहीं तो फालतू के बोल रहे थे, है कि नहीं? तो बहुत कुछ कट छट जाएगा। इसलिए एकदम ध्यान दीजिए, बातों को समझिए। क्या है इस वायुमंडल में हम लोग को ऑक्सीजन ऊर्जा के लिए कैसे उत्तरदायी बता रहे हैं। भोजन पचने के बाद ग्लूकोज बन जाता है, आंत आंत उस ग्लूकोज को ब्लड को देता है, ब्लड शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। पूरे एक एक छोटा छोटा कण, यहाँ इसे मारे ना हम तो 1000 कोशिका को चोट लग गया। कितना कोशिका के चोट लग गया? 1000 लगभग कोशिका के। इतना छोटा छोटा कोशिका है, तो सब कोशिका तक ग्लूकोज चले गया, लेकिन अभी भी ऊर्जा नहीं मिला। जब तक ऑक्सीजन नहीं जाए ऊर्जा मिले जाने को है। हम लोग सांस इस लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़ा तक जाता है, ठीक है ना? सब जाता है, जितना गैस है सब जाता है फेफड़ा तक, लेकिन फेफड़ा के काम है खाली ऑक्सीजन के खींचे के। सब ऊपरे रह जाता है, खाली ऑक्सीजन फेफड़ा खींच लेता है और वो भी ब्लड के दे देता है। अब वो ब्लड पहुंचा देता है विभिन्न कोशिकाओं तक। तो ग्लूकोज पहुंच गया खैला पीला से, और सांस लेला से ऑक्सीजन गया, वो पहुंच गया कोशिका तक। और जब तक उस ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन नहीं आएगा तब तक ऊर्जा नहीं बनेगा। और वहीं दोनों मिल करके 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। उस कोशिका में वो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वही माइटोकॉन्ड्रिया मशीन अब जो है, दोनों सामान आ गया रो मटेरियल, अब मशीन चालू हो जाता है। एक मशीन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाला मशीन, और चालू करके जो है बना लेता है 38 एटीपी ऊर्जा। एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा बना ही रहता है। तब जा करके हम लोगों को जो है अब वो ऊर्जा को भी अलग अलग जगहों तक पहुंचा दिया जाता है, एटीपी ऊर्जा को। और हम लोग चलते फिरते घूमते फिरते हैं चारों ओर, ठीक है ना? अगर तो बताइए ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या ऊर्जा बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए ऊर्जा का मेन स्रोत कौन है? ऑक्सीजन है। तो यही बात लिख रहा है कि ये तो एगो ईंधन के रूप में जलावे वाला काम आइए गया, और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कैसे है इस बात को समझे। यह गैस 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी की सतह से कितना किलोमीटर? 64। लेकिन सबसे ज्यादा ये 16 ही किलोमीटर तक है। जीरो से कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर तक, माने ज्यादा है। 64 किलोमीटर तक में एवरेज में है, और 120 किलोमीटर के मात्र नहीं के बराबर है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाता है, लगभग न के बराबर। तीनों बातें याद रखना है, 64, 16 और 120। जलाता है और ऊर्जा निर्माण करता है, बस हो गया। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के बारे में हम लोग पढ़ें। ऑक्सीजन या अन्य पदार्थों से मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन का, अच्छा यही चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ना है। यह सबसे भारी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्यों? क्योंकि CO2 है। एक ऑक्सीजन का 16 यूनिट परमाणु का द्रव्यमान है, तो O2 का एक अणु का हो गया 32 यूनिट AMU, और कार्बन का हो गया 12, तो 32 12 44। एक मोल अणु कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 44 ग्राम है, ठीक है ना? तो ये भारी गैस है, और ये बहुत ऊंचा तक अब होगा नहीं, ये सबसे निचला परत में होगा, क्योंकि जो भारी रहेगा वो नीचे ही रह जाएगा, ऊपर नहीं जा रहेगा। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए परागम्य, सूरज से जो विकिरण आ रहा है ना गर्मी लेके, ओके जावे देता है, पृथ्वी तक आवे देता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये परागम्य है।
लेकिन पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण जब वही पृथ्वी से टकरा करके, पृथ्वी से गर्म होकर के जब पृथ्वी से जब ऊपर की ओर आती है, परावर्तित माने फिर वायुमंडल में जाना है इसको, इसीलिए परावर्तन लिखा हुआ है। तो जब पृथ्वी से गर्म होकर के परावर्तित विकिरण जब वायुमंडल में जाती है तो उस विकिरण के लिए ही अपरागम्य है, माने जावे नहीं देता है, रोक देता है, पूरा उठा ही नहीं देता है ऊपर। काहे? क्योंकि सूरज से आने वाली विकिरण लघु तरंग के रूप में आती है। किस तरंग के रूप में आती है? लघु तरंग माने छोटा छोटा छलांग लगा के, बात समझ रहे हैं ना? एक छलांग को तरंग ध्वज कहते हैं, जेका लंबाई ज्यादा होगा। तरंग ध्वज एक लंबाई है। तरंग ध्वज क्या है? कि लंबाई। तो कोई भी कण अगर फिक्स पथ को रिपीट करते हुए आगे बढ़े तो इस गति को तरंग गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं? तरंग गति। तो ये जो सूरज से किरणें आती है वही छोटा छोटा छलांग लगाकर, मतलब इस रूप में आती है, छोटे छोटे छलांग लगा के आगे की ओर बढ़ती है जो विकिरण। लेकिन पृथ्वी जब गर्म हो जाती है और इससे जो ऊष्मा निकलती है, विकिरण ऊष्मा, ये बड़े बड़े छलांग लगा के जाती है। बड़ा बड़ा छलांग माने बड़ा बड़ा छलांग लगा के आगे बढ़ता है। तो ये बड़े छलांगों को पार नहीं करने देता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए सूरज से आने वाली विकिरण ऊष्मा CO2 को पार कर जाता है और पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण ऊष्मा जब वहीं गर्म होने के बाद जो दीर्घ तरंग के रूप में निकलती है तो उसको पार नहीं कर देता है। इतना बात क्लियर है? सब आगे पढ़ेंगे, दीर्घ तरंग लघु तरंग अभी आगे है, ठीक है ना? विकिरण एक चैप्टर आएगा, विकिरण एक सेक्शन आएगा जिसमें सब विकिरण के बारे में जानेंगे। तो वहाँ ये भी लिखल होगा सूरज से आने वाली विकिरण लघु तरंग के रूप में आती है और पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण दीर्घ तरंग के रूप में निकलती है, ऊष्मा विकिरण। तो लघु तरंग पार कर जाता है और दीर्घ तरंग पार नहीं करता है। अतः यह कांच के घर पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ये क्या कहा? ठंडा वाला एरिया में देखिए इसका फायदा क्या होगा? शीशा के घर बना दीजिए, ठीक है? शीशा के घर बन गया तो सूरज से आने वाली ऊष्मा उस शीशा को पार करके अंदर चला जाएगा। शीशा के घर बना दिए और हम चाहते हैं कि बहुत ठंडा है तो गर्मी में कुछ गर्मी वाला पौधा उगाएं, जो गर्मी पाके ही वो पौधा जीवित रहेगा। वैसा पौधा उगाना चाहते हैं ठंडा क्षेत्र में, तो उगेगा। गर्मी आप उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड के सहारा लेके। शीशा के घर बना, शीशा मतलब पतला कांच या एक दीवार रहता है प्लास्टिक का, जिस हिसाब से घेर दीजिए कि अंदर के गैस बाहर नहीं निकल जाए और उसको पैक कर दीजिए सूरज, और अंदर में भर दीजिए पूरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो घर में पूरा क्या भर दीजिए? कार्बन डाइऑक्साइड। सूरज से ऊष्मा आएगी तो वो कांच को पार करके, शीशा को पार करके अंदर में पौधा तक पहुंच जाएगा। पृथ्वी माने उसके नीचे सतह रहेगा, पृथ्वी रहेगा, तो पृथ्वी गर्म हो जाएगी और पृथ्वी गर्म होकर के जब ऊष्मा निकालेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरा ऊपर में लेयर छाया हुआ, समझ रहे हैं ना? और उसको पैक कर दिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर दिए हैं चारों ओर, माने शीशा का लेयर बना दिए हैं, समझ रहे हैं ना? और उसी में कार्बन डाइऑक्साइड भरे हैं, समझ रहे हैं ना? कैसे नीचे गर्मी बनाए रखेंगे आप? कार्बन डाइऑक्साइड से आप अपने घर को गर्मी बना सकते हैं, लेकिन वो खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? एक शीशा का लेयर बनाना होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर देना होगा और सूरज की ऊष्मा डायरेक्ट आवे देना होगा, तो आ तो जाएगा और पृथ्वी गर्म हो जाएगी। तो पृथ्वी के गर्म होने से अब गर्म होकर के जो विकिरण ऊष्मा ऊपर की ओर निकलेगी, अब ऊपर हो ही नहीं पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि क्या है वहाँ? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे पार होने नहीं देगा, तो आराम से गर्म में पौधा सब उगा सकते हैं। तो ऐसे जो पौधे उगाए जाते हैं उसे पौधा घर कहते हैं और इसे कांच घर के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ना संभव है। तो याद रखिए यह हवाईमंडल के निचली परत को गर्म रखता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऊष्मा ऊपर नहीं जावे देता है। तो 0.03 रहता तो ठीक होता, लेकिन अगर बढ़ते जा रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत गलत है।
भगवान जैसे बनेले था सब चीज़ ठीक था, लेकिन यहाँ पर मनुष्य ने जो है इंडस्ट्री वगैरह बहुत सारा खोल के और जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्पन्न करने लगा, तब क्या हो गया, सूरज से आने वाली विकिरण उष्मा का बहुत सारा भाग जो है जितना गर्म होना चाहिए था उससे अब ज़्यादा गर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो गर्मी बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा इस पृथ्वी पर? तो आदमी जल के मरेगा कि डूब के मरेगा? आदमी डूब के मर जाएगा पहले, समझ रहे हैं ना? आप कहे कैसे जल के, तो गर्मी बढ़ेगा तो जल के ना मरेगा, तो जलेगा उसके पहले डूब जाएगा, क्योंकि जितना सारा अंटार्कटिका आर्कटिक अंटार्कटिका महादेश पर बर्फ है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड इस में बर्फ है, अगर थोड़ा भी 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग को तो उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बर्फ के असर पड़ जाएगा, पूरा बर्फ पिघल जाएगा। आप बर्फ पिघल जाएगा ना तो इस समुद्र तल का लेवल 2 किलोमीटर ऊपर उठ जाएगा, यानी समुद्र में जो पानी है इतना बर्फ है वो सब पिघल के समुद्र में चला जाएगा, तो पानी का लेवल ऊपर उठने लगेगा। हम लोग है 300-400 मीटर ऊपर, समुद्र के पानी से कितना ऊपर है हम लोग? 300 से 400 मीटर ऊपर में है, और 2 किलोमीटर तक पानी आ जाएगा। आप सोचेंगे कि चलो एक मंजिल वाला जो है छत डूब गया, दूसरा मंजिल पर चल जाते हैं, बच जाते हैं, भी डूब जाएगा, तीसरा भी डूब जाएगा, फिर आप भी डूब जाएंगे, तो जलिएगा बाद में, पहले डूब के मर जाइएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगे तो आदमी जल के मरेगा कि डूब के मरेगा? टेम्परेचर तो बढ़वे करेगा, लेकिन पहले डूबेगा, तब फिर बच गया जो डूबने से थोड़ा ऊपर चल गया तो जल के मर जाएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि ध्यान दीजिए। तो यह जो है वायुमंडल में उष्मा बढ़ाने के लिए ज़्यादा उत्तरदायी है। दूसरी गैस का आयतन वायुमंडल में निश्चित है कुछ दिनों से, अब बढ़ रही है तो केवल और केवल कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। पहले 0.03 था, अब 0.036 हो गया, कुछ दिन में 0.04 हो जाएगा, 4 होगा तो बहुत सारा टापू डूब गया रहेगा। ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। भूपृष्ठ पर परावर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा, भूपृष्ठ से परावर्तित और रक्त विकिरण, भूपृष्ठ से परावर्तित और रक्त विकिरण, यानी कोई भी ऊष्मा ऊपर निकलती है तो उसे अवरक्त विकिरण कहते हैं। तो पृथ्वी से अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर न उठे देगा, नीचे ही दाब देगा, तो नीचे वाला जो गैस सब है, धुलकन उलकन, उस सबों के सूखे लगेगा, तो वो गैस सब गर्म हो जाएगा, तो वायुमंडल गर्म हो जाएगा। तो इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे। कौन प्रभाव कहेंगे इसे? ग्रीन हाउस प्रभाव। ओजोन के बारे में जानना है, नाइट्रोजन जान लिए, ऑक्सीजन जान लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जान लिए, जो टॉप 3, मैंने टॉप नहीं, 2 तीसरा तो आर्गन न है। अब जानना है मेन जो गैस है जो प्रभावी है, ओजोन। ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है बताइए? तो O3। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह अधिक ऊंचाई पर अति न्यून मात्रा में मिलती है और सूर्य से आने वाली तेजी से पराबैंगनी विकिरण को कुछ अंश अवशोषित कर लेती है। देखिए समझिए थोड़ा सा, यह जो पृथ्वी है ना, इससे 32 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर के बीच में ऑक्सीजन O3 का लेयर है, पूरा 32 से 60 किलोमीटर। ठीक है, माने कुछ वैज्ञानिक का 40% वैज्ञानिक का मानना है और 60% वैज्ञानिक का मानना है कि नहीं, ये 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। बात समझ रहे हैं ना? तो लगभग मानिए इसे 32 किलोमीटर से 50 किलोमीटर मानिए, सबके मानना है उतना। तो
उतना किलोमीटर तक O3 का पूरा लेयर बिछा हुआ है। तो सूरज से जो विकिरण आती है, 3 प्रकार की विकिरण आती है, पढ़े हैं ना। एक दृश्य विकिरण जिसके कारण हम लोग को कोई चीज देख पाते हैं, एक ऊष्मा वाला विकिरण जिसके कारण गर्मी लगता है, एक तीक्ष्णता लगती है, एकदम कटान जैसे महसूस होता है, उसे पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। अगर वो पराबैंगनी विकिरण ही पहुंचती है पृथ्वी तक, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचता है, पहुंचता है, लेकिन उसकी तीक्ष्णता को कम कर देता है। O3 से जब छना के आता है तो उसकी तीक्ष्णता कम कर देता है। अगर ओजोन परत से न छना के आए, डायरेक्टे आ जाए, तो ये पूरा त्वचा उधेर आ जाएगा, कैंसर हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। बस समझ रहे हैं ना। लेकिन यह O3 जो है इस तीक्ष्णता को कम कर देता है, जो कि 32 से 50 किलोमीटर तक में है। यानी कुछ का मानना है 10 से 50 किलोमीटर है, ठीक है ना, कुछ का मानना है 32 से 60 है, ठीक है ना। तो 32 से तो कम से कम 50 याद रख लीजिए, उतना तो सबका मानना है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा की कमी होने के से सूर्य की पराबैंगनी अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। मतलब ध्यान दीजिए सभी, क्यों O3 का लेयर खत्म हो रहा है कहीं कहीं। यहाँ पर बहुत सारे गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, और ऐसे बहुत सारे गैस उत्सर्जित किए जा रहे हैं, जो कि स्वयं जो हल्का है और ऊपर उठते 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 ऊपर चला जाता है, और O3 को भी पूरा साफ करते करते जो ऊपर निकल जाता है। तो जिसके कारण कहीं कहीं पर O3 का लेयर हट गया है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे पराबैंगनी कितने डायरेक्ट पहुंचेगा, तो पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति नहीं जीवित रहेगा। अब जलवाष्प जानना है। इस वायुमंडल में ठोस भी मिश्रण है, गैस भी मिश्रण है, द्रव भी मिश्रण है, तीनों प्रकार की मिश्रण है। कहेंगे गैस तो देखिए लिए O3 हो गया, O2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, जेनॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सब गैस है। जलवाष्प लिक्विड है और धूल के कण ठोस है। तो वायुमंडल खाली गैसों का मिश्रण नहीं है, वायुमंडल ठोस द्रव गैस तीनों का मिश्रण है। जो जल है वो जलवाष्प के रूप में विद्यमान है। यह जलवाष्प वायुमंडल में परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है, माने कहीं ज्यादा है कहीं कम है, इसकी विभिन्नता बहुत ज्यादा है। ऊंचाई के साथ इसकी भी मात्रा घटती है। सबसे ज्यादा पृथ्वी के सतह के आसपास जलवाष्प ज्यादा है, और यह जलवाष्प 8 किलोमीटर पृथ्वी की सतह के ऊपर तक, सतह से 8 किलोमीटर ऊपर तक 90% जलवाष्प 8 किलोमीटर तक में है, और बाकी जो 10% है वो 8 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर ऊपर तक है। यह किस रूप में रहता है, तो यही इसी के संघनन से बादल बनते हैं, वर्षा होती है, कुहरा के रूप में रहता है, कुहासा के रूप में रहता है, ओस के रूप में दिखाई देता है, तुषार के रूप में दिखाई देता है। तुषार कहते हैं जब वो बर्फ के रूप में गिरे लगता है, पाला पड़े लगता है, पाला वाला बारिश को क्या कहते हैं, तुषार कहते हैं। पेजे गड़बड़ा गया है, कैसे पढ़ेंगे, डाल दिए हैं। चलिए इसको हम लोग मध्यमंडल से पढ़ेंगे। तो पहले किताब में आ जाइए, तब किताब तो सब किन्हीं के पास है ना, कहाँ पढ़ रहे हैं सो पता है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं ओजोन परले जलवाष्प, या तुषार, हिम, हिम माने पूरा बर्फ के रूप में भी पाया जाता है जलवाष्प वायुमंडल में। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी
आंधी तूफान आता है ना, आंधी तूफान के लिए उत्तरदायी मेन रूप से है जलवाष्प। में जलवाष्प के कौन आ गया है ज्यादा वो हवा में, जेकरा कारण तेज आंधी आ रहा है, ठीक है ना। तो आंधी तूफान के लिए भी उत्तरदायी कौन है, जलवाष्प है। जलवाष्प सूर्य से आने वाली सूर्य तप, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा एक गुण थोड़ा सा डिफरेंट है। सूरज से जो विकिरण उष्मा आएगा ना, तो उसको जाने तो देगा, लेकिन जाने के क्रम में कुछ उष्मा को सोख लेगा। समझ रहे हैं बातों को। सूरज से जो विकिरण उष्मा आएगी और रक्त विकिरण जो गर्मी लेके जाता है, तो गर्मी को जलवाष्प जावे के क्रम में भी सोख लेगा। अब पृथ्वी से भी जब विकिरण उष्मा निकलेगी तो उसको भी जावे देगा, लेकिन जाने देने के साथ उसके उष्मा को कुछ सोख लेगा। तो आएगा उष्मा सूरज से, तैयो सोखाएगा जलवाष्प द्वारा। अब पृथ्वी से जब विकिरण उष्मा ऊपर जाएगी तो भी सोख लेगा। तो क्या फायदा हो गया इससे? इससे फायदा ये हो गया कि पृथ्वी के लोगों को बहुत एक के बार तेज उष्मा नहीं लगेगा। अगर ये न जलवाष्प होता तो सूरज सुबह सुबह निकलते एकदम कड़ा धूप लगता, भोरे भोरे, समझ रहे हैं ना। एकाएक माने धूप तेज लगे लगता, एक के बाद ठंडा लगता। शाम होता सूरज डूबता और तुरंत ठंडा हो जाता, एक के बार 0 से एक के बार पहुँच, माने एक के बार 5-10 डिग्री से एक के बार 40 डिग्री पहुँच जाता। आदमी मर जाता कि नहीं मर जाता, एक के बार ठंडी गर्मी पर एक के बार आपको खूब गर्मी, एक के बार ठंडा लग जाए तो ऐसा न हो देता है। पवन जलवाष्प उष्मा को धीरे 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 सोखले रखता है, धीरे धीरे जावे देता है। और फिर पृथ्वी से भी जब उष्मा जब ठंडा होगा, पृथ्वी से उष्मा ऊपर जाएगी तो ठंडे ना होगा, तब ना रात में धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जब उष्मा जब निकलती है तो धीरे धीरे उष्मा निकले देता है, एक के बाद ठंडा न हो देता है। तो जलवाष्प का गुण है कि अवगुण है? गुण ना हो गया, जलवाष्प का गुण हो गया, इसके कारण संभव है। तो पृथ्वी के कंबल का काम कर रहा है पृथ्वी के लिए, जिसे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म हो न अधिक गर्म होने देता है और न अत्यधिक ठंडा। जलवाष्प के संघनन में से वृष्टि होती है, वही जलवाष्प ऊपर में जा करके जब बादल बनता है तो फिर वर्षा कराता है, वर्षा को वृष्टि कहेंगे, ठीक है ना। वायुमंडल में स्थिरता भी जलवाष्प में नियंत्रित होती है, जलवाष्प से नियंत्रित होती है। वायुमंडल की स्थिरता जो है, जिसमें बहुत सारे गैस एक समान रूप में लगभग है, वायुमंडल स्थिर है, परिवर्तनशील नहीं है, तो इसके लिए भी उत्तरदायी है कौन? जलवाष्प। तो इस तरीका से हम लोग पढ़े CO2 भी उष्मा पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए जरूरी हो गया। ओजोन गैस भी उष्मा को जल्दी न जावे देता है ना आवे देता है, वो भी मतलब धीरे धीरे जावे आवे देता है। तो उत्तरदायी कारक 4 गो याद कर लीजिए। पृथ्वी पर उष्मा बनाए रखने के लिए 4 उत्तरदायी कारक है। CO2 तो हो ही गया, लिमिट में रहेगा तब, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ही अतिय कर दिया, बात समझ रहे हैं ना। लिमिट में रहना जरूरी है, तो पृथ्वी पर उष्मा बनी रहेगी वायुमंडल में। तो CO2, जलवाष्प, ऑक्सीजन भी और ओजोन भी। चलिए बोलिए, तो पृथ्वी पर जो उष्मा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कारक 4 को बोलिए कौन कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, CO2 हो गया, जलवाष्प हो गया। धूलकण के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए, थोड़ा सा बस और जानना है। इस वायुमंडल में धूल के कण भी है। सूरज से आने वाली उष्मा को में तो ये भी कुछ सोख ही लेता है, ठोस के कण है तो। और ज्यादा उत्तरदायी है, सातों रंग दृश्य विकिरण भी सूरज से आती है। 3 प्रकार के विकिरण में दृश्य, पराबैंगनी और रक्त। और रक्त के बारे में तो पढ़ ली, उष्मा वाला। दृश्य के बारे में दिखाई देने वाला। 7 रंगों का मिश्रण है दृश्य विकिरण, पता है कि नहीं? बैजानी ह पीनाला, यही 7 रंग। तो इसी में जो है 7 रंग जब आती है ना, वैजानी ह पीनाला, तो इसमें जो है
नीला रंग को जो है ज्यादा प्रकिरणित कर देती है धूल के कण। ऐसे बैंगनी को भी परिकिरणित करती है, नीला को भी। तो बैंगनी कलर धूमिल हो जाता है और नीला कलर आपको दिखाई देता है। ज्यादा परिकिरण तो बैंगनीय का होगा, का है कि बै जानी है पी नाला, लाल लाल में है लाल, लाल का प्रकिरण बहुत कम होता है और नीला का प्रकिरण ज्यादा, बैंगनी का सबसे ज्यादा। लेकिन बैंगनी धूमिल हो जाता है, नहीं दिखाई देता है, और नीला दिखाई देता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जेका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा वो का प्रकिरण कम होगा। तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकिरण कम होगा। जेका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा ना, तरंग दैर्घ्य जेका ज्यादा होगा माने बड़ा बड़ा छलांग लगा के आएगा तो उमुड़ेगा कम। समझिए, ध्यान दीजिए, प्रकिरण क्या है। तो कोई भी किरण इससे जा रही कोई से टकरा के छितरा जाए चारों ओरी, जले के धार छोड़ते हैं, ठीक है ना, कोई भी बाइक वगैरह धोने के लिए, और किसी से दीवार में टकराया तो छितरा जाता है जिससे चारों को। और ठीक उसी प्रकार से धूल के कण से सूरज की किरणें जब आ रही है दृश्य विकिरण, तो धूल के कण से टकरा जाती है तो छितरा जाती है उस चारों उसकी किरणें। तो इसी चारों छितराने हम लोग कहते हैं, इसी को फिजिक्स में विप्रकिरणन कह देते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो उसी चारों छितरा जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकिरणन। तो जो बड़ा बड़ा छलांग लगा के जाएगा ना वो कम छितराएगा, और जो छोटा छोटा छलांग लगा के जाएगा वो ज्यादा छितरा जाएगा। तो बड़ा छलांग यानी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य सातों रंग में लाल का होता है। लाल छितराता कम है, माने प्रकिरणन सबसे कम होता है। और जो छितरा जाएगा इधर उधर तो ज्यादा दूरों तक नहीं जा पाएगा। इसीलिए लाल रंग देखते हैं कि दूर तक से भी आ रहा है तो दिखाई देता है। और सिग्नल लोगनल जो है लाल रंग के बनाए जाते, क्यों? क्योंकि लाल रंग जो है काफी दूर तक चला जाएगा, क्योंकि बीच में जितना भी कण है, धूल के कण, सभी कण सबसे टकराएगा लेकिन छितराएगा नहीं, काहे कि उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, ज्यादा है। जब लंबा लंबा छलांग ला के आगे निकल जाता है, और जो छोटा छोटा छलांग ला के जाएगा वो छितरा जाएगा। तो उसी में बैंगनी वगैरह से छितराता है वायुमंडल में, और तो बिखेर जाता है, उसकी रंग धूमिल हो जाती है। और नीला रंग धूमिल नहीं होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसके लिए उत्तरदायी क्या है, प्रकिरणन की घटना। और प्रकिरणन की घटना इसलिए हो रही है क्योंकि वायुमंडल में धूल के कण है। तो प्रकिरणन के लिए उत्तरदायी कौन हो गया, धूल के कण। क्या है घटना, इसको भी समझ लिए। अब ध्यान दीजिए सभी कोई, धूल के कण के बारे में पढ़ रहे हैं। यह निचले भाग में मौजूद है। धूल के कण तो और ठोस है, तो भारी है, तो ये बहुत ऊपर तो होगा नहीं, बस 5 किलोमीटर में सिमट जाता है पूरा। कई किलोमीटर में, 5 किलोमीटर है ये धूल के कण। और वो भी 200 मीटर के ऊपर कमे है, सब नीचे ही में रहता है। एक बार गोल घर पर हम चढ़े थे, अभी तो नहीं चढ़ने दिया जाता है, सबसे ऊपर में, ठीक है ना। चढ़ने वक्त में तो चढ़ जाइएगा, ठीक है ना, लेकिन उतरने वक्त में ऐसा लगे, नॉर्मल छोटा सा सीढ़ी से आप उतरते हैं तो चढ़ने में दिक्कत नहीं होता है, उतरने में दिक्कत होता है। विशेषकर नीचे देखिएगा तब उतरने में वास्तव में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था। लग रहा था कैसे उतरेंगे और नहीं उतरेंगे, ऊपरे रह जाएगा, लेकिन ऊपर रहने का कोई व्यवस्था नहीं था। वो तो उतरना ही पड़ेगा, छोटा सा जगह रहता है ऊपर में, इतना बड़ा जगह रहता है बस ऊपर में, गोल घर के ऊपर में जितना घर है उतना ही बड़ा जगह है। तो उतरने के क्रम में एकदम आराम से, नीचे देख ही नहीं रहे थे, अगला सीढ़ी केवल देख रहे थे कि रही बस एक अगला सीढ़ी, अगला जो है एंड उस पर पैर रखना है बस, आगे नीचे ध्यान दीजिएगा तो लगेगा गिर जाएगा। तो वहाँ से ऊपर से जब हम देखे ना तो पूरा जो है धूल के कण से पूरा शहर डूबा हुआ है, मैंने ऊंचाई पर था तो पूरा धूल के कण ही धूल के कण चारों ओर था। फिर लगा कि इतना धूल में तो मरिए जाएगा आदमी, लेकिन वो हम लोग को नहीं दिखाई देता है इधर से कि कहाँ धूल है, लेकिन वही थोड़ा सा रोशनदानी से निकलता है सूरज की प्रकाश, देखते कितना धूल के कण नजर आता है, तो लगता नहीं कि सब सांस में जा रहा है, तो जा रहा है, वही सब जा रहा है, लेकिन हम लोग का जो है फेफड़ा है मजबूत, जो सबको ऊपरे टांग लेता है और खाली ऑक्सीजन को अंदर भेजता है और फिर उसको किसी तरीके से बाहर कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, यह धूल के कण
पृथ्वी के सतह में बहुत ज़्यादा, करीब में बहुत ज़्यादा है और नीचे में सबसे ज़्यादा है। समुद्री कौन चीज रहता है धूल के कण में? समुद्री नमक रहेगा, नमकों के मिश्रण मिला रहता है धूल के कण में, समझ रहे हैं ना। और कैसे? तो जब जलवाष्पित होते हैं, वाष्पन होता है, वाष्प के कण जलवाष्प ऊपर की ओर जाते हैं तो उसमें कुछ नमक वाला मात्रा भी ऊपर जाते 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 कुछ नमकों के ऊपर उठैले उठैले जा ही रहता है और बाद में वो धूल में सट जाता है। तो इस धूल में धूल के कण में नमक भी रहता है। इस धूल के कण में महीन मिट्टी सा रहता है, धुआं के कालिक सब रहता है, राख रहता है, पराग रहता है, धूल सबसे ज्यादा रहता है, उल्का पिंड है। हम लोगों का मंगल ग्रह जो है, हम लोग पृथ्वी, उसके बाद मंगल आता है और मंगल के बाद बृहस्पति। तो मंगल बृहस्पति के बीच में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह है, ठीक है ना। वहीं क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते लगाते कोई कोई जो रास्ता भटक जाता है, ठीक है ना, रास्ता भटक जाता है, इधर उधर घुमा ही रहता है, तो कभी कभी पृथ्वी के लेयर तक पहुंच जाता है। मंगल से तो बार बार टकरा जाता है, पृथ्वी से भी बार बार टकरा जाता। वहीं से बड़े बड़े उल्का पिंड हैं, वो टकराते तो एगो शहरे खत्म हो जाता। बात समझ रहे हैं ना, शहर के सारा आदमी मर जाता। लेकिन इस पृथ्वी पर वायुमंडल बहुत बड़ा उत्तरदायी कारक है बचाने के लिए। तेजी से पृथ्वी नाच रही है, गैस भी तेजी से नाच रहा है, बात समझ रहे हैं ना। पूरा गैस भी नाच रहा है, पृथ्वी भी नाच रही है तेजी से। तो इतना तेजी से नाचती है कि जैसे उल्का पिंड आता है, ये दोनों में घर्षण होने लगता है और घर्षण से उसको जला देता है उल्का पिंडों को। इसीलिए पृथ्वी से टकरा नहीं पाता है, ऊपरे जल जाता है। कहाँ जल जाता है तब पढ़ेंगे, इसी में मध्य मंडल में। पृथ्वी के ऊपर के अभी अगला हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के मंडल, परत, कौन कौन परत है। तो मध्य मंडल में उल्का सब जल आते आते जल जाता है। कुछ बड़ा पिंड होता है, ज़्यादा गति रहता है, उसको भी पार कर जाता है, कभी कभी पृथ्वी से टकरा जाता है। तो सुनते हैं कि उल्का पात हुआ है इस एरिया में, समझ रहे हैं ना। तो यह जो है उल्का पिंड भी जब टकरा जाता है तो उसमें जो जल करके राख बन जाता है मध्यमंडल में, तो कालिक छोटे छोटे पिंड हो जाते हैं, वो भी वायुमंडल में मिल जाता है, उसको भी धूल के कण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन कौन सी धूल के कण हो गया। और सबसे अधिक इसमें धूल रहते हैं, धूलकणों के सबसे अधिक जमा उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों की सूखी हवा के कारण होता है। उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में मतलब 45 डिग्री अक्षांश के आसपास के क्षेत्रों में, 45 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा धूल के कण का निर्माण होते हैं, ज्यादा प्रभावी रहता है। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके कारण मेघ बनता है। देखिए क्या कह रहा है बात, कि धूल के कण जो होते हैं ना और नमक के कण जो जाके चिपक गया धूल में, इसी के आसपास जाके जलवाष्प जो सूरज की प्रकाश पड़ती है पृथ्वी पर इस वायुमंडल में, तो जलवाष्प के कण वाष्पित होके ऊपर उठते हैं, जल के कण वाष्पित होके ऊपर की ओर उठे लगता है। काहे ऊपर उठता है? कहे कि जलवाष्प हल्का होता है इसलिए ऊपर की ओर उठता है, और बाकी गैस भारी होता है तो ओकरा के ऊपर उठावे लगता है। ऊपर उठेगा ना, ऊपर उठेगा तो ऊपर में जाने पर टेम्परेचर कम होता है। हर 65 मीटर ऊपर जाएगा ना तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। 165 मीटर ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा तो बोलिए तो, हर 165 मीटर ऊपर जाएगा तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम होते चलेगा। आप कहेंगे कैसे? सूरज ऊपर में है तो सूरज की ओर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ना ना चाहिए, इसे सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं। तो काहे कम होता है? कारण ही है वायुमंडल है। वायुमंडल नहीं होता तो सही बात है कि ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा। अब वास्तव में वायुमंडल खत्म हो जाएगा तो ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जहाँ तक वायुमंडल है वहाँ तक आप 165 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा। कारण है यही कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प,
ये सब सूरज के उष्मा को सोखले न रहता है। तो अभी पढ़े ना, ये सब सोखता है उष्मा को, पृथ्वी से भी निकलने वाली विकिरण उष्मा को सोखता है। तो ये जो विकिरण उष्मा को सोख के रखले है गर्मी को, एकरा कारण पृथ्वी के सतह के करीब में ना जलवाष्प वलवाष्प धूलकण ये सब ज्यादा है। तो इसके कारण जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है नीचे में, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, और वहीं वहीं मंडल खत्म हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर बढ़े लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है बातें सबकी नहीं? इस चैप्टर पहले ही बोल दिए, समझना है, इसमें रटना नहीं है कि डोअर जल संधि, टॉरस जल संधि, मतलब जितना सब पढ़े थे कि यहाँ वहाँ वैसे नहीं, इसमें सोचना है। ये चैप्टर है थोड़ा समझने वाला ज्योग्राफी का, बहुत बड़ा बात है भी नहीं। क्या है कि जितना धूल के कण, ऑक्सीजन ये सब नीचे में है, इसके कारण से गर्मी ज़्यादा है। तो समझिए, जलवाष्प के कण जब ऊपर उठता है तो टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो हम लोग जानते हैं कण सब नज़दीक नज़दीक आवे लगता है, सिकुड़े लगता है। ये उष्मा का गुण है, कोई भी चीज़ टेम्परेचर कम होगा तो सिकुड़न जकड़न आने लगेगी, और टेम्परेचर पा के उसके कण फैले लगता है। तब ना देखते हैं डल्ला वगैरह ये सब जो है कैसे जम जाता है ठंडी के समय में, क्योंकि कण से नज़दीक नज़दीक आ गया, और गर्मी में पिघल जाता है, फैल जाता है। तो जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहे हैं, तो कण से नज़दीक नज़दीक आवे लगता है, तो कण कण सिकुड़े लगता है जलवाष्प के कण। वहीं ऊपर में जब जहाँ जहाँ धूल के कण देखता है, नमक वाला धूल के कण, उनमें जाके चिपक जाता है, सिकुड़ते सिकुड़ते जलवाष्प के रूप में, जल के रूप में चिपक गया। ऐसे नीचे से जा रहा है, ऊपर में जाके चिपक जा रहा है, सब जल बन जा रहा है, जल के बूंद बन जा रहा है। ऐसे बहुत बड़ा जो है एक बादल का निर्माण कर ले रहा है, और इसी कणों का सिकुड़ जाने की क्रिया को संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन। तो इस जलवाष्प के कण ऊपर जा रहा है तो काहे सिकुड़ रहा है? काहे कि ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहे हैं। तो जहाँ धूल के कण होगा वही में जाके सटेगा, समझ रहे हैं ना? अब बड़ा बादल का निर्माण नहीं करेगा। अगर धूल के कण ना होता तो बादल भी नहीं बनता, धूल के कण ना होता तो आकाश नीला नहीं दिखाई देता। इतना बातें समझ में आ रहा है? तो धूल के कण आप गोलघर से इसे देखें हम कि इतना धूल के कण है, सब साफ हो जाता था, कितना अच्छा से रहते, तो रहबे नहीं करते, मर जाते। अब समझ में आ रहा है ना? कि धूल के कण नहीं होता तो बादल नहीं बनता, नीला नहीं दिखाई देता आकाश, बादल नहीं बनता, वर्षा नहीं होता, तो खाना पीना कैसे होता? ठीक है, वर्षा से ही ना पेड़ पौधे फसल सब उग रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यह धूल के कण के आसपास बादल बना, फिर बादल बनेगा और दो बादल टकराएंगे। बादल हल्का रहता है, क्योंकि हल्का है ये तब तो ऊपर उठा है। आई गैस से हल्का रहता है, तैरा ही रहता है गैस के ऊपर में बादल, और एक बादल दूसरा बादल से तैरते तैरते टकराता है तो 6000 डिग्री टेम्परेचर उत्पन्न होता है। दो पत्थर जब टकराएगा ना तो कैसे चिंगारी उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार से दो बादल इतना तेजी से टकराता है, और ऊपर में इतना चिकनापन रहता है बादलों की कि तेजी से टकराता है, और 6000 डिग्री टेम्परेचर उत्पन्न होता है। और वहीं चमक जो है, टकराया तो टकराया एक साथ, चमक जो उत्पन्न हुआ और साथ में आवाज भी उत्पन्न हुई, तो हम लोग के कानों तक पहले आवाज पहुंचता है कि पहले चमक दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। तो बच्चा से पढ़े हैं, क्योंकि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ज़्यादा है, और 332 मीटर पर सेकेंड गति है ध्वनि की। तो बहुत कम हो गया, वो कहाँ लाखों में हो गया। 3 × 10⁸ यानी 5, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आई 332 मीटर पर सेकेंड, कहाँ 332 कहाँ 3 लाख, बात समझ रहे हैं ना? 332 और 3 लाख, तो पहले कौन पहुंचेगा? प्रकाश पहुंच जाएगा। इसीलिए पहले सचेत कर देता है कि चमका, अगर बादल टकराने से तो आप देखिए कि तेज चमक आई है तो थोड़ा कान बंद कर लीजिए, सचेत हो जाइए। तेज मतलब अब गड़गड़ाहट होगी तो फिर उसके बाद वर्षा होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए भी उत्तरदायी कौन हो गया? जलवाष्प।
इसलिए इस चीज़ को लिखा है कि धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। आर्द्रताग्राही का मतलब क्या? वही जल के कण जाके सिकुड़ जा रहा है ना, ऊपर में बैठ जा रहा है, यानी जो गैस के रूप में है वो लिक्विड के रूप में आ गया, तो उसको हम लोग कहेंगे 100% सापेक्ष आर्द्रता हो गई। यानी अभी 100 आर्द्रता क्या हो गया? 100%। तभी कोई जलवाष्प बनता है। सब समझेंगे हम लोग। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, सापेक्ष आर्द्रता क्या है, विशिष्ट आर्द्रता क्या है, सबको परिभाषित किया गया है इसमें। तो अभी शॉर्ट में इतने समझिए कि आर्द्रता का मतलब जो है गैस के कणों का लिक्विड के रूप में बन जाना, तो संघनन की क्रिया हो गया। इस घटना को आर्द्रता भी कहेंगे, ठीक है ना। आकाश का रंग नीला धूल के कण के कारण ही दिखाई देता है। अगर धूल के कण ना होते तो आकाश का रंग नीला दिखाई नहीं देता। खत्म हो गया गैस के कंपोनेंट कौन कौन थे वह। अब पढ़ना है हम लोगों को विभिन्न प्रकार के परत। पृथ्वी की सतह जो है ना, इससे एवरेज 13 किलोमीटर तक के परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, परिवर्तन मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं, अधोमंडल कहते हैं। कै गो नाम बोले? 5 गो नाम बोले। ये पांचों याद करना है, ठीक है ना। ट्रोपोस्फीयर हिंदी में परिवर्तन मंडल, इसको संवहन मंडल इसलिए कहते हैं कि जितना आप देख रहे हैं ना कि संवहन की क्रिया, संवहन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं? तो संघनन तो समझ लिए, संवहन कहते हैं नमी युक्त कणों को ऊपर की ओर उठना संवहन की क्रिया कहलाती है। नमी युक्त कणों का ऊपर की ओर उठना क्या कहलाता है? संवहन। और ऊपर में जाके जम जाना संघनन कहलाता है। क्लियर है बातें? तो संवहन की क्रिया चूंकि इसी मंडल में होता है, काहे कि धूल के कण 5 किलोमीटर तक में है, तब वहीं तक न जाके ऊपर में उठता है और बादल बनता है। उसके ऊपर संवहन की क्रिया नहीं होते हैं, तो इसमें संवहन की क्रिया होती है, बादल बनता है और संवहन की क्रिया होती है। इसीलिए इस मंडल को कौन मंडल कहते हैं? संवहन मंडल। बादल बना, वर्षा हो गया, तो वहाँ के हवा पानी चेंज हो गया। हवा पानी माने जलवायु चेंज हो गया, मौसम चेंज हो गया, ठीक है ना। मौसम क्या है और जलवायु क्या है, थोड़ा सा अंतर है। मौसम जलवायु ही है, बात समझ रहे हैं ना। जलवायु का छोटा रूप मौसम है। 2 से लेकर के 7 दिन में के हवा पानी को मौसम कहते हैं, और पूरे 1 साल तक के हवा पानी को जलवायु कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। हवा पानी को ही ज्योग्राफी के टर्म में क्या कहते हैं? जलवायु। हवा पानी हम लोग सुनते हैं, घर जाते होइएगा तो आप सुनते होइएगा कि लग रहा है पटना के हवा पानी सेट नहीं कर रहा। इसी बात को अगर वो बोले कि लग रहा है पटना के जलवायु सेट नहीं कर रहा, आपको अजीब लगेगा, लेकिन दोनों बात एक ही है। जल माने पानी, वायु माने हवा, उसी बात को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो यहाँ 2 से 7 दिन में हवा पानी बदल जाता है। अभी मौसम ऐसा देख रहे थे, वर्षा हो रहा था, अभी पूरा धूप निकल गया, फिर 7 दिन में कुछ चेंजिंग होगा। ठीक से कुछ न कुछ चेंजिंग होगा ही मौसम में, हर 7-7 दिन पर थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है। तो यही मौसम बदल गया, बारिश हो गया तो देख ठंडा थोड़ा पड़ने लगा, है कि नहीं, वर्षा हो जाता है तो इसमें चूंकि मौसम बदलते रहते हैं, मौसम का काम ही है, मौसम की परिभाषा ये कि मौसम बदलते हैं। 2 दिन में बदले चाहे 7 दिन में बदले, लेकिन बदलेगा जरूर। लेकिन आदमी को नहीं बदलना चाहिए, समझ रहे हैं ना। ऐसा एक गाना सब कुछ सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो मैं बहुत पहले गाना खूब बजता था, अब तो मोबाइल हो गया है, तेज नहीं, बहुत सुन लिया सब, ठीक है ना। नहीं, आदमी को मौसम की तरह नहीं बदलना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। अपना स्टैंड
मनीष कश्यप जैसे ना हो जाना चाहिए कि बड़ा आदमी बने के है, बड़ा आदमी बने के है, समझ रहे हैं ना। तो अपना कोई स्टैंडे नहीं है, लोग को करें कि हमारा एक विचारधारा है। अरे है विचारधारा तो उसी पर रहिए ना, तब ना लोग विश्वास करेगा। कभी कहेंगे ना विचारधारा ये नहीं पार्टी कर दिया तो वो पार्टी की विचारधारा, वो नहीं दिया तो ये विचारधारा। अपना पॉकेट गर्म होना चाहिए, अपना मान सम्मान मिलना चाहिए, मान सम्मान वैल्यू अपना होना चाहिए। इसके लिए अपनी विचारधारा कहाँ गया कोई अता पता नहीं। तो ध्यान दीजिए, तो मनुष्य का उसका लोग उसको क्या कर देता है, इग्नोर करने लगेगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसको फिर मानेगा कोई नहीं। समझ रहे हैं ना। तो ये मनुष्य अगर सही बनना है तो अपनी विचारधारा क्लियर रखना है, उसी पर टिका रहना है। ठीक है, तो मनुष्य है आप, नहीं तो आप मनुष्य जन्म में, मनुष्य जोनि में जन्म लेकर के बहुत गलती हो गया भगवान से, जो अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहते हैं। भीख मांगना पड़े तो पड़े, लेकिन अपनी विचारधारा को खत्म नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, मौसम जो है चेंज हो जाता है बार बार यहाँ पर, क्योंकि वर्षा होते रहते हैं, इसके कारण भी मौसम परिवर्तन हो जा रहा है बार बार, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो संवहन मंडल काहे कहें, परिवर्तन मंडल काहे कहें, क्षोभ मंडल हिंदी में कह देते हैं इसको। क्षोभ माने हमेशा मौसम बदल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्षोभ मंडल। और ट्रोपोस्फियर, अधोमंडल इसलिए ट्रोपोस्फियर इंग्लिश में कहते हैं, और अधोमंडल इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी के सबसे आधार तल पर है, सबसे नीचे है, इसीलिए इसे कौन मंडल कहते हैं, अधोमंडल। चलिए 5 गो मंडल बोल दीजिएगा, बोलिए तो कौन कौन। ट्रोपोस्फियर बोलना ना है, ट्रोपोस्फियर और परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, अधोमंडल और क्षोभ मंडल। देखिए 13 किलोमीटर तो एवरेज ना कहें, लेकिन सूरज की किरणें विषुवत रेखा बीच में पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश में काफी सीधा पड़ती है, तो वहां पर जलवाष्प के कण जल्दी ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर विषुवत रेखा के पास ज़्यादा ही घटनाएं घटित होती है, बादल ऊपर तक बनता है, इसलिए 18 किलोमीटर तक फैला है। सतह से कई किलोमीटर, 18 किलोमीटर। हर जगह एक समान रूप में नहीं है, ये औसत कहेंगे 13 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन विषुवत रेखा के ऊपर कई किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। क्या बोले, पढ़ना ना है सब किन्हीं को। 11 बजे से क्लास किनका किनका है, हाथ उठाइए। समय हो गया तो इसको पढ़ लीजिए, केवल प्रोपोज पर खत्म हो जाएगा 2-4 मिनट में, समझिए। अधोमंडल हम लोग कह दिए कि विषुवत रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुव के पास पहुंचेंगे ना तो वहाँ 8 किलोमीटर है। काहे, वहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, ठंडा रहता है, ज़्यादा ऊपर हवा के कण उठिए नहीं पाता है, तो वह 8 किलोमीटर तक है। एवरेज कहेंगे कितना, 13 किलोमीटर। 3 बातें याद रखिए, विषुवत रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर, ध्रुव के पास 8 किलोमीटर, एवरेज 13 किलोमीटर। ऊपर इस मंडल में 165 मीटर जाइएगा ना तो कई डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा, 1 डिग्री टेम्परेचर। तो आपको कहेगा, बताइए 18 किलोमीटर ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर कितना डिग्री टेम्परेचर होगा। विषुवत रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर वह जगह, तो ऊपर जा रहे हैं 165 मीटर, तो 1 डिग्री टेम्परेचर घट जा रहा है। एवरेज 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं ना तो 6.4 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। सारी बातें लिखा है इसमें, ठीक है ना। 1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो कई डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा, 6.4। तो बताइए 18 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो कई डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा, जोड़िए 6.41 में, तो 18 किलोमीटर में 18 छक 108, 18 छक कितना, 108 होगा ना, और 18 चौका 72, 7.2, 108 और 7.2 कितना हो गया, 115.2। 115.2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा विषुवत रेखा के ऊपर। समझ में आ रहा है बातें, ना कुछ बुझा रहा है नहीं, और कहें नहीं, मतलब कैसे नहीं बुझाएगा।
देखिए ऊपर जाते हैं ना पृथ्वी की सतह से, तो 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री टेम्परेचर कम। 18 किलोमीटर ऊपर विषुवत रेखा के कितना किलोमीटर ऊपर कम, 18 किलोमीटर ऊपर कितना कम हो जाएगा, 115.2। लेकिन विषुवत रेखा के पास टेम्परेचर 35.2 डिग्री पहले से रहता है, क्योंकि गर्मी वाला एरिया है ना, तो एवरेज टेम्परेचर विषुवत रेखा के पास 35.2 रहता है। तब पहले से है 35.2, घट रहा है तो पहले 35.2 से घटते घटते 0 आएगा, 0 से घटते घटते फिर तब 35 में से घटा दीजिए -1.115.2, तब 35 में से -115.2 करिएगा तो -80 आएगा, आएगा मान -80। 35 में घटाना है माइनस कितना, 115.2, तो -80 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। कहाँ, यह क्षोभ सीमा विषुवत रेखा के पास। नहीं बातें समझ में आया। और वहीं ध्रुव के पास जो क्षोभ सीमा है वो तो 8 किलोमीटर ऊपर है, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री टेम्परेचर कम, 8 किलोमीटर ऊपर जाने पर कई डिग्री टेम्परेचर कम। बोल नहीं रहे, हमको लगता है चौथा क्लास के बच्चे को कहेंगे तो हम धाए सर जी इतना बोल देगा, नहीं बोल पाइएगा। 1 किलोमीटर में 6 कि एकदम सोचे नहीं सर जी आपको पढ़ावे का मन, हमको पढ़े का मन नहीं है, बोलबे नहीं करेंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर में 6.4 कम, 8 किलोमीटर में कितना कम, जोर के बताओ, आप ही के बताओ क्या। 8 छक्का 48, 8 सत्ते 4 ना 6.4 ना, 8 चौके 32, 3.2, 48 3.2 जोड़ेंगे 51.2 होगा। लेकिन ध्रुव के पास भी 5 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। क्या डिग्री का टेम्परेचर, तो पहले से 5 है और घटाना कितना है -51.2, तो 5 - 51.2 करिए कितना जाएगा, लगभग माने पहले से रहता है 5.2 मान लीजिए, तो 45 डिग्री सी माइनस में। तो आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा के पास कई डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो -80। लेकिन ध्रुव के ऊपर क्षोभ सीमा है, वहाँ कई डिग्री का टेम्परेचर होगा, -45। अब विषुवत रेखा समझते ना है, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर में पृथ्वी पर है 0 डिग्री भी है, पृथ्वी पर है 90 डिग्री भी। तो पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर में 18 किलोमीटर तक है क्षोभ सीमा, तो वहाँ -80 डिग्री का टेम्परेचर होगा। अब ध्रुव के पास ऊपर में कई डिग्री का टेम्परेचर होगा, -45 डिग्री। क्षोभ सीमा की टेम्परेचर -80 और कितना हो गया, -45। तो ये खत्म हो गया, इतने सारी बातें हैं। फिर हम लोग जो है जितना भी पढ़े हैं पूरे वायुमंडल केवल चैप्टर जहाँ तक पढ़े हैं, और विविध में जो कल टेस्ट होगा, ये आज वायुमंडल जहाँ तक पढ़े वहाँ, हाँ, और विविध में याद कर लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार में जो दिया है प्रमुख पुरस्कार है, तो नोबेल पुरस्कार पूरा खत्म, ठीक है ना। यानी महात्मा गांधी वाला जो बात लिखल है उसके बाद से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो जो लाइन ड्रो मार के दिया है, ऑस्कर पुरस्कार के पहले तक, बस इतनी ही याद करे के, बहुत कम है, ठीक है। इसमें यही है कि सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ज़्यादा उम्र के किसे मिला है, 2 बार किसे मिला है, यही सब है। तो इसको आप याद करके आइएगा। इसी से क्वेश्चन कल रहेगा 20 और ज्योग्राफी से 20 पढ़ के आइए सभी।